अधीश ने बम्मन के भौतिक स्थान की खोज करने का प्रयास करना बंद कर दिया और चौक पर लौट आया। उसने 8वें राजकुमार के पीछे अपना स्थान ले लिया। एक बार फिर उसने अपने आशंकित मन को समझा लिया था कि बम्मन उसे छोड़कर नहीं जा सकता। राजभवन में समारोह खत्म होने वाला था और शिकार यात्रा कभी भी शुरू हो सकती थी, और राजकुमारों के बीच होने वाला युद्ध भी। क्या होगा इस युद्ध का परिणाम, और क्या होगी इसमें अधीश की भूमिका? भव्य समारोह पर अपना पूरा ध्यान फिर से एकाग्र करने से पहले 8वें राजकुमार ने उसकी ओर देखकर थोड़ा सा सिर हिलाया। समारोह को समाप्त होने में 2-3 घंटे और लग गए थे। समारोह के बाद महाराजा भासदेव खड़े हुए और राजकुमारों, राजकुमारियों और अभिजात मेहमानों की ओर देखा। फिर कहा, हाल ही में राजवन में एक नरभक्षी बाघ आया है। यह एक बहुत खतरनाक जीव है। जो कोई भी इसका शिकार करने में सफल होगा, वो इस शिकार का विजेता होगा। यह शिकार यात्रा भी काफी हद तक राजभवन में पिछले वार्षिक समारोह के समान थी। कभी कभी जीत सबसे अधिक हत्याओं द्वारा निर्धारित की जाती थी, और कभी जीत इस बात से निर्धारित होती थी कि जिसने किसी विशिष्ट प्राणी को पहले पकड़ा है वो विजेता बनता था। इस बार तय किया गया मुख्य प्राणी नरभक्षी बाघ एक अत्यंत खतरनाक जानवर था। इस वन के आसपास के गांव में उसने तबाही मचा रखी थी, और इसी कारण महाराज भासदेव ने इस प्राणी को शिकार के लिए चुना था। कई रईसों के बेटे शिकार शुरू करने के लिए उत्साहित दिखाई दिए। आखिरकार विजेता को महाराज भासदेव से एक शानदार इनाम मिलने वाला था। दूसरी ओर चौथे राजकुमार और 8वें राजकुमार ने अपना नाम शिकार यात्रा में शामिल करने के लिए दिया ही नहीं। दोनों राजकुमार एक दूसरे पर नजरें गड़ाए हुए थे। मामूली इनाम का उनके लिए कोई मतलब नहीं था। ये वो शिकार नहीं था जिसके लिए वे लड़ रहे थे। वो था लालगढ़ का सिंहासन। महाराज भासदेव की दृष्टि अचानक चौथे राजकुमार और 8वें राजकुमार पर पड़ी। एक पल के लिए उसके चेहरे पर बेचैनी कौंधी, लेकिन लगभग तुरंत ही गायब हो गई। उसने अपना हाथ लहराया। ठीक है, जाओ शिकार शुरू करो। सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और कुछ ही देर में प्रमुख शिकारी अपने दल बल के साथ वन में चले गए। राजकुमारी चिन्मयी की मुद्रा गंभीर थी। चौथे राजकुमार पर एक नजर डालते हुए उसने धीमे स्वर में 8वें राजकुमार से कहा, सावधान। 8वें राजकुमार ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वो चौथे राजकुमार को घने जंगल में जाते देख रहा था। उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक चमक थी और चिन्मयी देखकर मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैं वापस आ जाऊंगा। चलिए चलते हैं। 8वें राजकुमार के आदेश पर गुरु सूर्यभान, अधीश और कई अन्य छठे और 7वें स्तर के मांत्रिक गहरे जंगल में प्रवेश करने लगे। कुछ रईसों को तुरंत कुछ अनहोनी का आभास हुआ। दोनों 8वें राजकुमार और चौथे राजकुमार राजभवन में शक्तिशाली मांत्रिक की एक बड़ी फौज लेकर आए थे। जबकि नरभक्षी बाघ को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी मांत्रिक सेना की जरूरत तो नहीं थी। वे सभी बुद्धिमान और सतर्क लोग थे। उनके सामने जो दृश्य आ रहा था उसे देखते हुए उन्हें तुरंत एक बुरा पूर्वाभास हुआ। जो लोग अधिक सतर्क थे वे अपने पुत्रों को वापस लाने के लिए लोगों को राजकीय भवन में भी भेजने लगे। सिंहासन पर बहुत ऊपर बैठे महाराज भासदेव ने भी 8वें राजकुमार और चौथे राजकुमार की सेना के धीरे धीरे गहरे जंगल में गायब होने पर ध्यान दिया। महाराज भासदेव के साथ खड़े एक निजी सहयोगी ने उनके चेहरे पर रहस्यमय भाव देखा। अपने आप को और अधिक रोक पाने में असमर्थ वो फुसफुसाया, महामहिम, चौथा राजकुमार और 8वां राजकुमार। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, महाराज भासदेव ने हाथ के इशारे से उसे बीच में ही रोक दिया। राजा का स्वर भारी था और उसने कहा, यह उनकी नियति है। उस समय भी मैंने ठीक इसी तरह सिंहासन पर कब्जा किया था। महाराज भासदेव की बात में मानो खेद का अंश था। लालगढ़ शाही परिवार के सदस्य के रूप में यह उनका भाग्य था। राजसी वन के गहरे हरे भरे घास के ढके ढलान पर रंग बिरंगी तितलियां फड़फड़ा रही थीं। यह वास्तव में देखने के लिए एक सुंदर दृश्य था। हुश! अचानक हवा के हल्के झोंके ने गुरु सूर्यभान को सावधान कर दिया। घुड़सवारों का एक समूह धीरे धीरे ढलान पर उतरा। वे हरी घास को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी उपस्थिति ने वन के शांत वातावरण को भंग करते हुए जैसे युद्ध की घोषणा ही कर दी थी।
घुड़सवार चोटी पर चढ़ गए और वहीं रुक गए। 8वें राजकुमार ने चारों ओर देखा और जोर से कहा, स्थान का चुनाव बिल्कुल भी बुरा नहीं है भाई, सच में तुम्हें यह स्थान नहीं चुनना चाहिए था। 8वें राजकुमार की टिप्पणी के बाद घुड़सवारों का एक बड़ा समूह 8वें राजकुमार के दल का सामना करने के लिए ढलान के पीछे से तुरंत प्रकट हुआ। सवारों में सबसे आगे पुरुषों का नेतृत्व निश्चित रूप से चौथा राजकुमार था, जो जंगल में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था। चौथा राजकुमार शांत और बेफिक्र दिख रहा था। उसने अपने घोड़े को कुछ कदम आगे बढ़ाया और नीचे की ओर 8वें राजकुमार की ओर कृपालु दृष्टि से देखा। बोलते हुए उनकी आवाज शांत थी। मेरे प्यारे भाई, इतने सालों बाद ये पहली बार है जब आपने मुझसे भाई कहा। ये वास्तव में एक अच्छी जगह है। आपके अंतिम विश्राम स्थल के लिए पर्याप्त से अधिक। चौथे राजकुमार के हाव भाव अचानक गरजने से पहले एक चौंका देने वाला विराम था। हर कोई कहता है कि तुम बुद्धिमान हो, लेकिन इस बार तुम बिल्कुल मूर्ख सिद्ध हुए हो। यदि तुम केवल बीमार होने का नाटक करते और शिकार से बाहर रहते तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। ये बहुत बुरा है कि क्योंकि तुमने मूर्खता की है, मुझे तुम्हें तुम्हारी चिता पर भेजना होगा। 8वें राजकुमार ने घूर कर देखने के अलावा कोई जवाब नहीं दिया। वो बोला, भाई, क्या तुम वास्तव में आश्वस्त हो? चौथा राजकुमार ठठाकर हंस पड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मंदार से उस गुरु सूर्यभान के साथ? वो केवल छठे स्तर का मांत्रिक है मेरे प्यारे भाई। तुम बहुत भोले हो। चौथे राजकुमार का लहजा सख्त था, क्योंकि उसने 8वें राजकुमार के पीछे पुरुषों के समूह पर अपनी निगाह टिका दी, जिसमें काला चोगा पहने गुरु सूर्यभान भी शामिल थे। ऐसा लगता था कि वो 8वें राजकुमार की युद्ध कला के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ था। दोनों पक्षों के बीच माहौल काफी तनावपूर्ण होने लगा। यहां तक कि चमकदार नीला आकाश भी काला दिखाई देने लगा, शायद बड़ी मात्रा में तत्वों के कंपन के कारण, जो कि इस मांत्रिक सेना के आसपास मंडरा रहे थे। दूसरी ओर अधीश आसपास के माहौल का जायजा ले रहा था। यह स्थान एक खुले क्षेत्र में फैले एक बंजर मैदान जैसा था। आसपास केवल कुछ बड़े पेड़ थे जो ढलान के साथ छिटपुट रूप से बढ़ रहे थे। इसके अलावा चारों ओर केवल नंगी चट्टानें और हरी भरी घास थी। ऐसी परिस्थितियों में बम्मन को और दूर होना चाहिए और छिपाना आसान नहीं होगा। फिर भी अधीश दास अनुबंध के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि मांत्रिक बम्मन उसके करीब ही कहीं खड़ा था। ऐसा लगता था कि मांत्रिक बम्मन के पास खुद को छिपाने की एक बहुत ही अनोखी तकनीक थी। भले ही ये एक गंभीर स्थिति थी, जिसमें दोनों पक्ष अपनी तलवारें खींचने और किसी भी समय एक भयंकर युद्ध में उतरने के लिए तैयार थे। अधीश का अभी तक मांत्रिक बम्मन को प्रकट होने देने का कोई इरादा नहीं था। उसका सोचना था कि यदि मांत्रिक बम्मन को प्रकट होना है तो उसकी उपस्थिति पूरी तरह से अप्रत्याशित होनी चाहिए। वास्तव में यह और भी अच्छा होगा यदि ये उनके पक्ष में जीत का शंख बजाने के लिए रणनीतिक तौर पर हो। इसलिए बम्मन को केवल सबसे महत्वपूर्ण क्षण में ही प्रकट होना चाहिए। बढ़ाम! उसी क्षण एक गगन भेदी शोर हुआ। आकाश में गड़गड़ाहट हुई। धमाका इतना तेज था कि सबके कान झंझना उठे। वे घबरा कर ऊपर देखने लगे। किसी तरह से अनजाने में उनके सिर के ऊपर आकाश में एक विशालकाय विद्युत जाल बन गया था। विशालकाय विद्युत जाल आकाश से उनकी ओर उतरा, 8वें राजकुमार और उसकी सेना को घेर लिया। इस विद्युत जाल पर बिजली के चमकीले धागे खतरनाक तरीके से चमके, जिससे एक खतरनाक प्रकाश निकल रहा था। अचानक गहरे नीले चोंगे वाला एक मांत्रिक बोला, बकवास करने में समय क्यों बर्बाद करते हो? मार डालो। ये मांत्रिक मदन था। उसका शरीर गड़गड़ाहट की लहरों के साथ चमक रहा था। यह विशालकाय विद्युत जाल मदन द्वारा डाला गया 8 स्तरीय मंत्र था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मदन इतना बहादुर होगा कि तुरंत हमला करना शुरू कर देगा। इसके अलावा केवल एक जादू से वो 8वें राजकुमार के लगभग सभी आदमियों को फंसाने में सफल रहा।
पलक झपकते ही 8वें राजकुमार के खेमे ने खुद को एक बड़े नुकसान में पाया। आखिरकार यह 8वें स्तर का मंत्र था। साधारण मंत्रों से इसका मुकाबला आसानी से नहीं होगा। यदि विशालकाय जाल उनके ऊपर गिर गया तो 8वें राजकुमार की सेना को भारी नुकसान होगा। प्रकाश और विद्युत मंत्रों से अनगिनत संख्या में मांत्रिक मारे जाएंगे, इससे पहले कि वे एक भी मंत्र पढ़ सकें। मांत्रिक सूर्यभान! आकाश में फैले जाल को देखते हुए 8वां राजकुमार मांत्रिक गुरु सूर्यभान की ओर अपनी निगाहें घुमाते हुए कहा। गुरु सूर्यभान ने तुरंत अपना काला चोगा हटाया और सबके सामने आ गए। उनका खूनी लाल अंधकार नेत्र सबके दिलों को दहला गया। गुरु सूर्यभान ने विद्युत जाल को देखा और उनकी तीसरी आंख ने एक तीव्र रक्त लाल किरण निकाली। गुरु सूर्यभान ने धीमे स्वर में कहा, शरण! लाल रक्त किरण ने हिंसक रूप से कंपन किया और खून से लथपथ लाल तलवार की तरह विशालकाय विद्युत जाल से जा टकराई। बिजली के चमकीले धागे फिर धीरे धीरे हवा में फैल गए। अधीश ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी निगाहें गुरु सूर्यभान पर टिका दी। वो अच्छी तरह से जानता था कि गुरु सूर्यभान द्वारा प्रदर्शित कौशल अंधकार नेत्र के लिए बहुत आसान काम था। इसके पहले वो निखिल चंद्र के जहाज पर इस अंधकार नेत्र की शक्ति को देख चुका था। इसलिए केवल अधीश को पता था कि गुरु सूर्यभान द्वारा किया गया हमला उतना सरल और आसान नहीं था जितना दिखता था। अच्छा, यह देखते हुए कि गुरु सूर्यभान मदन के मंत्र का आसानी से प्रतिकार कर सकता है, 8वां राजकुमार प्रकट नहीं कर सकता था, लेकिन उसके चेहरे पर राहत की एक हल्की झलक आ गई थी। यदि गुरु सूर्यभान ने मांत्रिक मदन और मांत्रिक तपन को हरा दिया तो 8वें राजकुमार के पास लड़ाई जीतने का मौका था। उसने चौथे राजकुमार की ओर देखते हुए कहा, भाई, ऐसा लगता है कि आपने उन 2 मांत्रिकों को प्राप्त करने के लिए जो बड़ी कीमत अदा की थी वो व्यर्थ जाने वाली है। तो फिर आओ, सिंहासन की लड़ाई में समझौते के लिए कोई जगह नहीं है, ये हमारे भाग्य में लिखा है। इतना कहकर 8वें राजकुमार ने अपने शरीर को हवा में उठा लिया। चौथे राजकुमार ने अपने होठ काटे और तपन और मदन की तरफ गुस्से में देखा। जाओ और जाकर उस सूर्यभान को खत्म करो। इसके साथ ही उसने हवा में छलांग लगाई और 8वें राजकुमार के साथ आमने सामने होने के लिए आकाश में उड़ गया। उनके बीच बड़ी दूरी के बावजूद दोनों राजकुमारों के बीच एक भयानक खिंचाव पैदा हो रहा था। 2 शाही राजकुमारों की शक्तियां 7वें स्तर के मांत्रिक से कमतर नहीं थी। जल्दी ही दोनों खेमों में भयानक युद्ध शुरू हो गया। मांत्रिक मदन और तपन ने एक दूसरे की ओर देखा। वे गुरु सूर्यभान को खत्म करने की योजना बना रहे थे। मांत्रिक मदन ने मांत्रिक तपन से कहा, तपन, आप 8वें राजकुमार के साथ ही उन 7वें स्तर के मांत्रिकों से निपटो और मेरे लिए सूर्यभान को छोड़ दो। मांत्रिक तपन ने सिर हिलाया। बिना एक शब्द कहे वो गुरु सूर्यभान की ओर चला गया। अंधकार नेत्र विनाश! मांत्रिक तपन की ओर से एक लाल रक्त किरण चमकती हुई आई। उसमें सीधे हमले को रोकने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो इससे बचने के लिए पीछे हट गया। आह! तुम हम दोनों को नियंत्रित करना चाहते हो, तपन ने कहा। उसने गुरु सूर्यभान पर हमला बोल दिया, लेकिन जल्द ही गुरु सूर्यभान ने उसे अपने शिकंजे में कस लिया। मांत्रिक मदन को भी अपना युद्ध छोड़कर तपन की सहायता के लिए आना पड़ा। अब 8वें स्तर के 2 मांत्रिक गुरु सूर्यभान के सामने खड़े थे। शुरुआत में 8वां राजकुमार और उसके साथी काफी चिंतित थे कि क्या गुरु सूर्यभान 8वें स्तर के 2 मांत्रिकों तपन और मदन को नियंत्रित कर सकते हैं। फिर उन्हें बाद में एहसास हुआ कि वे दोनों चाहे जो मंत्र पढ़ें, अंधकार नेत्र द्वारा उन्हें विघटित कर दिया जाता। काल विजय को मारने के बाद से गुरु सूर्यभान की शक्तियां बहुत अधिक बढ़ चुकी थीं। मांत्रिक मदन और तपन की परेशानी देखकर 8वें राजकुमार के मन में उम्मीद की नई किरण फूट रही थी। लेकिन क्या गुरु सूर्यभान अंत तक दोनों को रोकने में कामयाब हो सकेंगे, या चौथे राजकुमार के पास भी कोई छिपा हुआ हथियार था? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।